Hey guys, तो बच्चे पार्टी वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल दैट इज जियोफिजिक्स मीन्स टू लिव फिजिक्स वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। बच्चों आज का ये जो सेशन है बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, आपने बचपन में एक कहानी सुनी थी थर्स्टी क्रो की, प्यासा कौआ, जिसने बड़ी ही समझदारी से एक अधभरे गागर से यानी कि एक अनफिल्ड कंटेनर और पार्शियली फिल्ड कंटेनर में स्टोन्स पत्थर डाल करके पानी का लेवल रेज किया और फिर उससे पानी पी करके चला गया। ठीक है, आज का जो सेशन है, आज उसी कहानी को फिर से दोहराने का टाइम है, उसी बचपन को फिर से याद करने का टाइम है, बट साइंटिफिक वे से। ये सेम क्वेश्चन जो है INJSO यानी कि जो जूनियर साइंस ओलंपियाड है उसकी सेकेंड स्टेज में ये पूछा गया था क्वेश्चन। मुझे बड़ा ही अमेजिंग क्वेश्चन लगा, इसलिए मैं लेकर के आया हूँ। इनफैक्ट अगर आप JEE मेंस या JEE एडवांस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इसको ज़रूर देखिए। ठीक है, नहीं तो ये आपको एक पर्सपेक्टिव देगा कि कैसे जो सो कॉल्ड केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है सॉलिड स्टेट्स का, कैसे उसका इस्तेमाल प्रैक्टिकल लाइफ में किया जा सकता है। ठीक है, और ये देखेंगे भी कि क्या एक्चुअली में जो क्रो था वो एक्चुअली में इतना इंटेलिजेंट था कि अगर वो इंसान की तरह ये फिगर आउट कर पाता जो आज हम पढ़ने वाले हैं, तो क्या उसका थोड़ा सा एफर्ट और बच जाता। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन बड़ा ही अमेजिंग, बड़ा ही आपके लिए लर्निंग वाला रहेगा और आप बहुत सारी चीज़ें आज के सेशन के अंदर सीखने वाले हो। एंड यस गाइज, प्लीज़ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है और अपने दोस्त के शेयर नहीं किया है, तो एज अ गुरु दक्षिणा प्लीज़ ये तीनों चीज़ें करिए। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि एक गुरु का सम्मान ही हो जाता है बस इस चीज़ से। अगर आप एक्चुअली में कुछ ना कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ डू दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, INJSO का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। In the Panchtantra stories, one of the popular stories is where a crow sits on a pot partially filled with water. Crow could not reach up to the water level and so they put in some stones so that the water level rises up to a point from where crow could drink the water. Let us see if this is possible. जैसे कि आपको पता है पंचतंत्रा की कहानी थी, कौआ करके एक मटके के ऊपर बैठता है जो आधा अधूरा भरा हुआ था, उसके अंदर कंकर डालता है, पानी ऊपर आ जाता है, पी करके वो चला जाता है। अब उसने बोला कि वो जो पॉट है दैट इज रेक्टेंगुलर इन शेप, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, उसका जो बेस लेंथ है और जो ब्रेड्थ है वो 10x20 दिया हुआ है और उसका जो हाइट है दैट इज 30 सेंटीमीटर। क्रो हैज मार्बल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। कौए के पास जो पत्थर है उसका रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर। ओके, क्रो पैक्स द बेस ऑफ द कंटेनर टाइटली विद अ सेट ऑफ मार्बल्स। कंकर गिराता है और उसके बेस को टाइटली फिट कर देता है। ऑल द सब्सिक्वेंट लेयर्स आर सिमिलर। सारी की सारी लेयर्स क्या है, सिमिलर है। What should be the initial level of water such that any kind of packing will certainly bring the water level up to the brim of the container so that it can drink the water? वो कह रहा है कि इनिशियल लेवल क्या होना चाहिए, मिनिमम लेवल क्या होना चाहिए कि किसी भी प्रकार की पैकिंग के अंदर, जैसे पैकिंग मतलब कौआ जो स्टोन्स डाल रहा होगा वो खुद को एक पर्टिकुलर तरीके से अलाइन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पैकिंग। ठीक है, और किसी भी पैकिंग के अंदर जो है वॉल्यूम ऐसा डिस्प्लेस हो कि पानी ऊपर तक भरी जाए, तो उसका मिनिमम लेवल क्या होना चाहिए। एंड व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मार्बल्स रिक्वायर्ड टू डू दैट जॉब, और मिनिमम नंबर ऑफ कितने मार्बल्स चाहिए ऐसा कार्य करने के लिए, ये क्वेश्चन वो हमसे जानना चाहता है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। कंटेनर है, ये लेवल 10 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है और ये हाइट 30 सेंटीमीटर है। कौआ यहाँ पे पत्थर पकड़ करके बैठा हुआ है और ये हाइट h जानना चाहता है कि भाई मिनिमम कितनी हो कि किसी भी प्रकार की पैकिंग जो है इसको ऊपर उठा दे, और मिनिमम नंबर ऑफ पत्थर ऐसा करने के लिए कितने चाहिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले टाइप्स ऑफ पैकिंग, मतलब जब यहाँ पे बच्चों ये जो कौआ है, यहाँ पे ये जो क्रो है, जब पत्थर डालेगा तो पत्थर खुद को कुछ अलाइन करेंगे, तो अलाइन करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट तरीके से वो खुद को अलाइन कर सकते हैं। वो कितने तरीके से खुद को अलाइन कर सकते हैं, दैट इज 3 टाइप्स।
जिसकी वो पैकिंग की बात कर रहा था ना, उसकी बात कर रहे थे। यहाँ पे कितने प्रकार की बच्चों पैकिंग रहेंगी? वन इज सिंपल क्यूबिक, ठीक है, अनदर वन इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एंड द लास्ट वन इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे देखिए कि सिंपल क्यूबिक के अंदर सारी लेयर्स खुद को ऐसे रखी हुई होंगी, देखिए इस तरीके से, मतलब अगर मैं दिखाऊं तो कुछ ऐसे, ये एक के ऊपर 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 एक, ऐसे करके रखी हुई होंगी। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मतलब कि ऐसे नहीं हो सकता कि यार ये ऐसे रखी हुई है, फिर अगली लेयर में ये ऐसे पड़ जाए यहाँ पे बीच में, फिर उसकी अगली लेयर में ये ऐसे पड़ जाए, तो लाइकवाइज। एंड द थर्ड वन इज फेस सेंटर्ड, तो फेस सेंटर्ड के अंदर भी ऐसे ही लेयर्स यहाँ पे बन जाए। अब बच्चों ये जो कोई भी पैकिंग है उसके अंदर एक सबसे छोटा सेल एग्जिस्ट करेगा। ओके, इस लैटिस का एक सबसे छोटा सेल एग्जिस्ट करेगा जो यहाँ पे शो कर रखा है। यानी कि सिंपल क्यूबिक का मतलब कि जितने भी पत्थर हैं वो इस क्यूब के, आप देख रहे हैं छोटा सा क्यूब, दिस इज अ सेल, अ यूनिट, अ सेल, अ यूनिट सेल। मतलब जैसे आप इन सेल्स को रिपीट करते जाओगे पूरी की पूरी पैकिंग आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो भाई सिंपल क्यूबिक का मतलब कि ये जो पत्थर हैं सारे के सारे इस क्यूब के कॉर्नर्स पे पड़े रहे, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब ये जो सेल आप देख रहे हो यहाँ पे, इसी को ही उसने जूम इन करके यहाँ पे दिखाया हुआ, देखिए ऊपर। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि सभी कॉर्नर्स पे एक एक पत्थर आ जाए इस क्यूब के, और सेंटर पे एक पत्थर आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और एक पैकिंग ये है दैट इज फेस सेंटर्ड, मतलब सभी कॉर्नर्स पे आप देखिए एक एक पत्थर आ जाए। ठीक है, और इस क्यूब के फेस पे भी एक पत्थर आ जाए, और जैसे आप इसको बार बार रिपीट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, ये वाली पैकिंग मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब किस पैकिंग से क्या होने वाला है उसको थोड़ा सा समझते हैं, और उसी का इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे पत्थर हैं ये कहाँ पे अलाइंड है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे अलाइंड है। देखिए से सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे अलाइंड है, कॉर्नर्स पे। ठीक है, यानी कि कॉर्नर्स के अलोंग एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे, जैसे कि आपको मैंने शो कर रखा है। सर हम ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों, क्योंकि जैसे ही पत्थर पानी में गिरेंगे वो पानी को डिस्प्लेस करेंगे। तो बस मैं ये देखना चाह रहा हूं कि एक छोटे से क्यूब के अंदर ये जो पत्थर हैं ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। जितना वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग उतना ही वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करेंगे, जिसके कारण पत्थर पानी जो है ऊपर आ जाएगा। तो बेसिकली उसने क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा कोई भी पैकिंग ढूंढो जिसके करस्पॉन्डिंग, अगर मैंने एक बार मिनिमम लेवल ढूंढ लिया बाकी सभी पैकिंग के करस्पॉन्डिंग पानी ऊपर चढ़ेगा ही चढ़ेगा। यानी कि मुझे वो वाली पैकिंग आइडेंटिफाई करनी है जिसके अंदर पत्थर जो है वो लीस्ट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई है उसके लिए एक टर्म आती है, साइंटिफिक टर्म आती है, दैट इज कॉल्ड एज पैकिंग फ्रिक्शन। तो उसी को अभी मैं यहाँ पे देखने वाला हूं। मान लीजिए जो कंकर है बच्चों उसका रेडियस है r, और ये जो यूनिट सेल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको रिपीट करके हम अपनी पैकिंग ले सकते हैं, मान लीजिए उस यूनिट सेल की साइड लेंथ है a, बेसिकली दिस इज अ क्यूब, तो क्यूब का लेंथ कितना दिया हुआ है a। और सिंपल क्यूबिक के अंदर बच्चों जो पत्थर हैं वो खुद में जो कांटेक्ट में होंगे वो इस साइड के अलोंग होंगे, जैसे कि आप देख सकते हो। यानी कि अगर ये r है तो ये भी कितना हो गया r। तो जैसे हम ऐड कर देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 2r का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल। आप देख सकते हो क्योंकि ये जो साइड लेंथ है इसका वैल्यू कितना है a। तो अगर 2r का वैल्यू a के इक्वल हो गया तो क्या मैं कह सकता हूं कि r बाई a इज इक्वल टू 1/2। बहुत सिंपल है, ठीक है, r बाई a इज इक्वल टू 1/2। अब मैं बात करना चाहता हूं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट। बच्चों इस फिगर को देखिए जो मैंने यहां पे एक्सप्लेन नहीं की थी। अगर एक एटम एक कॉर्नर पे पड़ा हुआ है, ध्यान से देखो, और अगर मैं बच्चों से बहुत सारे जो है क्यूब्स कहाँ पे गया, चलिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ जल्दी से, आई थिंक सो थोड़ा सा मैं मिस कर गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे जो क्यूब्स हैं बच्चों वो रख दूँ, देखिए ऐसे करके, ठीक है, बेसिकली
अगर मैं यहाँ पे से 8 क्यूब रख देता हूँ, ठीक है, बस 1 मिनट पेशेंस रखिएगा। यस, परफेक्ट, ओके फाइन, ओके नाइस। चलिए मैं इसको थोड़ा सा अलग से करके फिर अलाइन कर लेता हूँ भाई। ठीक है, थोड़ा सा ओपेक कर लेते हैं इस चीज़ को। ओके फाइन, चलिए कहने का मतलब अगर बच्चों मैं यहाँ पे एक जो है एटम रख देता हूँ बिल्कुल सेंटर पे, इन चारों के सेंटर पे, इन 8 के सेंटर पे, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों ये जो आपके सामने ये जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ये एटम 8 सेल्स, ऐसे छोटे छोटे सेल्स के द्वारा शेयर्ड होगा। तो यानी कि एक सेल के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8, जिसकी फिगर को आप यहां पे ऐसे देख सकते हो। देख रहे हो ये काटा हुआ है ऐसा, इस काटे हुए का मतलब क्या है कि बाकी पार्ट जो होगा बाकी ऐसे सेल्स के द्वारा आपस में शेयर्ड होगा। क्यों सर आप ऐसे सेल्स क्यों कंसीडर कर रहे हो? क्योंकि बच्चों अगर हम इस पैकिंग के अंदर देखिए तो एक क्यूब यहाँ पे देखो, एक क्यूब यहाँ पे भी रखा हुआ है, ऐसे करके सोच के देखो, ये क्यूब, फिर यहाँ पे इसके पीछे क्यूब रखा होगा ऐसे करके, राइट, फिर यहाँ पे क्यूब रखा हुआ है। तो ये सारे जो क्यूब्स हैं ये आपस में क्या होंगे, अटैच्ड होंगे, और हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन पास के 8 सेल्स के अंदर होगा, जिसके कारण एक सेल के अंदर इसका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा दैट इज 1/8। और टोटल कितने ऐसे 8 क्यूब, यहाँ पे कितने एटम्स रखे हुए हैं हर कॉर्नर पे, 8। सो दैट इज 8 इंटू 1/8 इज इक्वल्स टू 1। तो जाने कि बच्चों इस पूरे एक यूनिट सेल के अंदर जो सभी एटम्स के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन होगा दैट इज इक्वल्स टू 1। मतलब क्योंकि हर एक एटम का 1/8 है और 8 ऐसे पड़े तो दैट इज बाय 1। अब एक एटम का बच्चों वॉल्यूम कितना है, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, और इस छोटे से यूनिट सेल का खुद का वॉल्यूम कितना है, दैट इज ए क्यूब। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 4/3 पाई इंटू आर बाई ए का क्यूब, और इस केस में आर बाई ए का वैल्यू बच्चों कितना आया, 1/2। तो यहाँ पे मैंने रख दिया 1/2, तो 4/3 इंटू 3.14 इंटू 1/2 का क्यूब, और जिसका वैल्यू बच्चों यहाँ पे मेरे पास निकल के आ रहा है 3.14 डिवाइड बाई 6 दैट इज 52%। यानी कि इस यूनिट सेल के अंदर ये जो सभी एटम्स हैं जो इसके कॉर्नर्स पे पड़े हुए हैं, इन्होंने इस यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम यहाँ पे ऑक्यूपाई किया, दैट इज 52%। ठीक है, नेक्स्ट इज द बॉडी सेंटर्ड। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज द बॉडी सेंटर्ड? बच्चों बॉडी सेंटर्ड के अंदर क्या होगा, 8 कॉर्नर्स पे एक एक एटम रहेगा, और इस यूनिट सेल के सेंटर में एक एटम रहेगा, और ये आपस में कुछ इस तरीके से कांटेक्ट में होंगे कि जो भी एटम कॉर्नर पे होगा वो बॉडी सेंटर्ड, क्योंकि एक एटम कहां पे पड़ा हुआ है, बॉडी के सेंटर पे पड़ा हुआ है, एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, बॉडी सेंटर्ड, एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये एटम कहां पे पड़ा है, बॉडी के सेंटर पे, और बाकी ये वाला एटम कहां पे पड़ा है, कॉर्नर पे। तो ये सारे के सारे आपस में क्या होंगे, कांटेक्ट में होंगे। ठीक है, अगर इस क्यूब का लेंथ a है बच्चों, तो इसके डायगोनल का लेंथ क्या आ जाएगा, √3 है। और क्योंकि यहाँ पे जो एटम्स हैं वो बॉडी के डायगोनल के लॉन्ग कांटेक्ट में, तो क्या मैं कह दूं कि एटम के रेडियस के थ्रू आ गया लेंथ 4r, और वैसे भी हमें पता है कि इस क्यूब का लेंथ अगर a है तो इसके डायगोनल का लेंथ क्या आ जाएगा, √3 है। सो दैट इज वाई 4r इज इक्वल्स टू √3 है, तो r बाई a इज इक्वल्स टू √3/4। अब बात कर लेते हैं कंट्रीब्यूशन की, क्योंकि मुझे वॉल्यूम ऑक्यूपाई कैलकुलेट करना है। अब जैसे बच्चों वॉल्यूम ऑक्यूपाई के, दिस इज 8 इंटू 1/8 इज फॉर द एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर। जितने भी एटम्स देखिए जो मैंने ऊपर दिखाना चाहता था, यहाँ पे फिगर बनी हुई है, ऊपर मैं फिगर दिखाना भूल गया था। तो बच्चों ये वाला जो एटम है ये बाकी 8 सेल्स के द्वारा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन 8 सेल्स के द्वारा ये वाला शेड है। दैट इज वाई जो बिल्कुल कॉर्नर्स पे पड़े हैं
8 पड़े हैं मल्टीप्लाई बाय 1/8, क्योंकि एक सेल के अंदर उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1/8, +1 विच इज लाइंग एट द बॉडी सेंटर, जो बॉडी के सेंटर पे पड़ा है वहां से कितना है 1/1। तो 8 इंटू 1/8 इज 1, +1 इट इज गोइंग टू बी 2। तो इन सभी सेल्स का मिलाकर के जो कंट्रीब्यूशन होगा एक यूनिट सेल के अंदर, सॉरी सभी एटम्स का एक यूनिट सेल के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 2। सो पैकिंग फ्रैक्शन दैट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज इक्वल टू 2 इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब। ठीक है, एक एटम का जो वॉल्यूम है दैट इज 4/3 पाई r क्यूब, बिकॉज वी कैन ट्रीट देम लाइक सॉलिड स्फीयर्स। और ऐसे टोटल कितने एटम बन रहे हैं मिलाकर के, 2 एटम्स बन रहे हैं, दैट इज 2 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, एंड a क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो 8/3 पाई r बाय a का क्यूब, राइट। तो 8/3 पाई का वैल्यू बचो 3.14, r बाय a का क्यूब, एंड r बाय a का वैल्यू बचो जस्ट हमने कैलकुलेट किया दैट इज √3/4। सो दैट इज वाई मैंने इसका वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर दिया √3/4 का क्यूब। तो 8/3 इंटू 3.14, √3 का क्यूब इज गोइंग टू बी 3√3, एंड 8 का क्यूब इज गोइंग टू बी 4 4 16, 4 जा 64। तो बच्चों 3 यहाँ पे कैंसिल आउट, 8 8 जा 64। तो हमारे पास आ रहा है 3.14, √3 का 1.732 डिवाइड बाई 8। सो पैकिंग फ्रैक्शन इज 0.679, जिसको आप कह सकते हो 68% अप्रॉक्स। यानी कि बॉडी सेंटर के अंदर बच्चों जो एटम्स रहेंगे वो उस एक यूनिट सेल का 68% जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। तो इसका मतलब अगर पत्थर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइन करेंगे तो एक छोटे से क्यूब का वो 68% वॉल्यूम डेफिनेटली ऑक्यूपाई करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट इज द फेस सेंटर्ड क्यूबिक। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फेस सेंटर्ड क्यूबिक? जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया ये फेस सेंटर्ड, यानी कि यहां पे बाकी 8 जो एटम्स हैं वो कहां पे पड़े हैं, कॉर्नर्स पे पड़े हैं, और 6 एटम्स फेस के सेंटर पे पड़े हैं, जिनके कारण उनको क्या बोला जा रहा है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोला जा रहा है। अगर इस यूनिट सेल का जो लेंथ है बच्चों उसका a है और सारे के सारे जो एटम्स होंगे वो हमेशा फेस के अक्रॉस कांटेक्ट में रहेंगे, ये कंडीशंस आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो आप देख रहे हो यहां पे ये तो आया r, अगले वाले से आया 2r, और फिर अगले वाले से क्या आया r। और हमें पता है कि फेस लेंथ कितनी होती है एक क्यूब की, दैट इज √2a। तो क्या कह सकता हूं 4r इज इक्वल टू √2a, तो r बाय a इज इक्वल टू 1√2/4, राइट। तो आप इसको लिख सकते हो r बाय a इज इक्वल टू 1/2√2। तो ये r बाय a का वैल्यू रेशो आ गया। नेक्स्ट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अब बच्चों ध्यान से देखो, कॉर्नर वाले के लिए अगर मैं बात करता हूं तो 8 पड़े हैं कॉर्नर्स में और एक सेल के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो ये तो शॉर्ट है। अब अगर बात करूं बच्चों मैं फेस सेंटर की, तो टोटल कितने फेसेस होते हैं क्यूब के? सर टोटल जो फेस होते हैं क्यूब के वो तो 6 होते हैं, 6 फेस। अब जरा सोच के देखो, एक क्यूब मैंने यहां पे रख दिया, एक क्यूब मैंने यहां पे रख दिया, तो क्या ये वाला क्यूब पूरा का पूरा एटम खत्म हो गया यहाँ पे और किसी के साथ भी ये कांटेक्ट में नहीं आया? देखो ऐसे करके सोच के रखे, देखो कि यार ये क्यूब रखा हुआ है, ठीक है, और इसके नीचे भी क्यूब रखा हुआ है, ठीक है, देखो यहाँ पे, और ये वाला एटम जो है अब इन दोनों के अलावा किसी और से शेयर्ड नहीं है। तो जाने कि जो भी फेस पे रखा हुआ है वो सिर्फ 2 सेल्स के साथ शेयर हो सकता है। तो टोटल कितने, 6 इंटू 1/2, क्योंकि 2 सेल के साथ शेयर हो रहा था, जिसके कारण टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी आ रही है, 3/1 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट इज पैकिंग फ्रैक्शन दैट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। तो एक का एटम का वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब, सब मिलाकर के टोटल कितने एटम्स का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, 4 का, डिवाइडेड बाय a क्यूब दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो जिसके कारण आ गया बच्चों 4 इंटू 4/3 पाई r बाय a का क्यूब, और r बाय a का वैल्यू जस्ट हमने क्या कैलकुलेट किया, 1/2√2। तो ऑब्वियसली बात है जब इसका हम क्यूब करेंगे बच्चों तो यहाँ पे आएगा 2 × 4 = 8, और यहाँ से आएगा 2√2, जिसके कारण वो बन जाएगा 16√2। तो 4 इंटू 4/3 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 16√2, तो 4 4 16, ये उड़ गया आपके पास। तो 3.14 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई √2 इज 1.414, जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है 74%। यानी कि बॉडी
फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर जो एटम्स हैं दे आर ऑक्यूपाइंग द मैक्सिमम वॉल्यूम 74%, मींस दे आर गोइंग टू डिस्प्लेस द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो अब क्वेश्चन के अंदर उसने बोला कि मिनिमम लेवल ऑफ लिक्विड कितना होना चाहिए। तो अब देखिए मिनिमम वॉल्यूम डिस्प्लेस किसके अंदर आ रहा है बच्चों, दैट इज सिंपल क्यूबिक के अंदर। कि जाने कि अगर सिंपल क्यूबिक के अंदर अगर पत्थर डले हों, यानी कि अगर कौवे ने यहाँ पे पत्थर डालने शुरू किए और वो बेचारे वो पत्थर जैसे सिंपल क्यूबिक होता है उसके अकॉर्डिंग खुद को अलाइन कर लेते हैं समहाउ, ठीक है, तो अगर उसके करस्पॉन्डिंग पानी बाहर आ गया तो उसके किसी भी पैकिंग फ्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग पानी बाहर आएगा ही आएगा। तो इसलिए देखिए मैंने लिखा है कि इफ सिंपल क्यूबिक पैकिंग कैन ब्रिंग वाटर टू द ब्रिम then any other packing will also bring water to the brim। brim मतलब टॉप। कि अगर भैया इस मटके के अंदर सिंपल क्यूबिक डल जैसी पत्थर डले और उनकी पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक फॉर्म की हुई, अगर उसने भी पत्थर जो है वहां तक पहुंचा दिए, पानी वहां तक पहुंचा दिया, बाकी सभी भी पहुंचा देंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने ये जो वॉल्यूम है यहां तक हमने लिक्विड को भर लिया। अब बाकी पूरा जो बचा हुआ वॉल्यूम है वो ऑब्वियसली बात है कौन ऑक्यूपाई करेंगे, ये जो मार्बल्स है, ये जो स्टोन्स है वही ऑक्यूपाई करने वाले हैं। व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। उसका कितना परसेंट ये जो मार्बल्स हैं ये ऑक्यूपाई करने वाले हैं, दैट इज 3.14 डिवाइड बाय 6, दैट इज 52%। तो ये पूरा वॉल्यूम मिलकर के किसके इक्वल होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब के इक्वल होना चाहिए। आप इसको कुछ ऐसे इमेजिन करिए कि आपने ये लेट सपोज ये क्यूब लिया, इसके अंदर आपने पूरा का पूरा ऐसे मार्बल्स को भर दिया, ठीक है, मार्बल ने अपने आप को जो है सिंपल क्यूबिक फॉर्म पैकिंग में वहां पे अलाइन कर लिया। तो कितना वॉल्यूम जो है मार्बल ने ऑक्यूपाई किया होगा, इतना ऑक्यूपाई किया होगा, बट बीच में 48% याद कीजिए खाली जगह भी बची होगी। तो उस 48% में आपने क्या डाला, लिक्विड डाला, तो जिससे मिलकर के हमें क्या मिल गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हो, जो कि आई थिंक सो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, तो आपका H का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आता है 14.4 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 1। फिर बच्चों उसने पूछा कि मिनिमम नंबर ऑफ मार्बल्स रिक्वायर्ड, ठीक है, तो भाई मिनिमम नंबर ऑफ मार्बल्स कब चाहिए होंगे, जब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड विल बी मैक्सिमम, ठीक है। ऑल्दो यहां पे अगर वो अलग अलग टाइप की पैकिंग फ्रैक्शन की बात करता तो मुझे जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड मैक्सिमम किस केस में था, याद करिए, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड मैक्सिमम फेस सेंटर्ड क्यूबिक में था। बट क्वेश्चन में जाते जाते, क्योंकि ये INJSO का क्वेश्चन है और छोटे बच्चों के लिए है 10th क्लास से 9th क्लास से पहले, क्वेश्चन के अंदर उसने बहुत क्लियरली यहाँ पे एक चीज मेंशन कर दी यहाँ पे कि ऑल द सब्सीक्वेंट लेयर्स आर सिमिलर। अगर आप बॉडी सेंटर्ड या फिर फेस सेंटर्ड लोगे तो बच्चों देखिए यहाँ पे जो लेयर्स है वो आप देखिए ब्लू कलर से शो की हुई है, यानी कि सारी लेयर्स बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड में सेम नहीं होंगी। इसलिए यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन के अंदर मुझे ना चाहते हुए भी अपनी जो पैकिंग रखनी पड़ी वो सिंपल क्यूबिक ही रखनी पड़ी। गॉट इट। इसलिए अगर ये कोई भी और पैकिंग फ्रैक्शन की बात करता तो मिनिमम नंबर ऑफ मार्बल्स उसी केस में चाहिए होते जहां पे जो मेरे मार्बल्स है उन्होंने मैक्सिमम वॉल्यूम डिस्प्लेस किया होता। और मैक्सिमम वॉल्यूम कहां पे डिस्प्लेस करते हैं, दैट इज इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक। चलिए अब यहाँ पे बच्चों व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, उसका कितने परसेंट इन मार्बल्स ने ऑक्यूपाई किया था, दैट इज 52%। तो ऑब्वियसली विच विल बी इक्वल्स टू एक मार्बल का वॉल्यूम कितना है, दैट इज 4/3 पाई r क्यूब बिकॉज इट इज अ स्फीयर और n मार्बल जैसे पड़े हुए हैं। तो जैसे हम इसको इक्वेट कर देंगे क्योंकि उन्होंने 52% वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था, तो बच्चों जिसके चलते मेरे पास नंबर ऑफ मार्बल्स क्या आ जाते हैं 745, अप्रोक्सीमेटली 746 मार्बल्स। इसके एग्जैक्टली सेम पैटर्न के ऊपर बच्चों उसने एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये एक बहुत अच्छी बुक है, दैट इज SBT शशि भूषण तिवारी। उसका सेम जो है एप्लीकेशन देखिए, बहुत प्यारा सा एप्लीकेशन है। अ क्लोज्ड क्यूबिकल बॉक्स ऑफ नेग्लिजिबल मास हैज अ लार्ज नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स अरेंज्ड नीटली इनसाइड एज शोन इन फिगर। व्हेन प्लेस्ड इन वाटर 80% of its volume remaining submerged, what is the specific gravity of the ball neglecting thickness of the wall। दीवार की थिकनेस को नेग्लेक्ट करते हुए स्पेसिफिक ग्रेविटी बतानी है ये जो बॉल है ना इसके मटेरियल की।
अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों, इसे नीटली अरेंज्ड है, तो ये कौन सी आपकी पैकिंग फ्रैक्शन अरेंज्ड है? दैट इज सिंपल क्यूबिक। ओके, तो ये कौन सा फॉर्म है? सिंपल क्यूबिक फॉर्म है। अब उसने बोला कि यार इस कंटेनर के अंदर, देखो बच्चों ये कंटेनर के अंदर उसने क्या की, यहाँ पे ये बॉल्स डाल दी, ये बड़ी बॉल्स, और 80% ऑफ द कंटेनर इज सबमर्ज्ड। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर ये कंटेनर एक क्यूब है और इसकी साइड लेंथ a है, ठीक है, तो बच्चों नीचे की तरफ क्या लगने वाला है? वेट लगने वाला है। और ये वेट किसके इक्वल होगा? ये वेट इज गोइंग टू बी इक्वल टू mg। m इज गोइंग टू बी डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इनटू वॉल्यूम। नाउ व्हाट इज गोइंग टू द वॉल्यूम? क्योंकि ये जो पैकिंग फ्रैक्शन है दैट इज सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक, तो सिंपल क्यूबिक मतलब पूरे वॉल्यूम का कितने परसेंट इन बॉल्स ने ऑक्यूपाई किया होगा? दैट इज 52%। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉल मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम विच विल बी पूरे क्यूब का वॉल्यूम मल्टीप्लाई 52% इनटू जी। अब क्योंकि कंटेनर का मास नेग्लिजिबल है, क्यों नेग्लिजिबल है? क्योंकि उसने बोल रखा है कि उस वॉल की जो थिकनेस है कंटेनर की उसको नेग्लिजिबल मान लीजिए, जिसके कारण कंटेनर का मास कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। और उसने बोला 80% ऑफ इट इज सबमर्ज्ड। 80% सबमर्ज करने का मतलब कि टोटल वॉल्यूम का एग्जैक्टली कितना परसेंट है? 0.8%। तो देखिए बायंड फोर्स क्या है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड व्हिच विल बी 80/100 ऑफ द टोटल वॉल्यूम। और क्योंकि इस टाइम पे बच्चों ये इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब क्या? बायंड फोर्स इज इक्वल्स टू वेट, ये लिखा हुआ वेट, एंड यहां पे आ जाएगी बायंड फोर्स दैट इज 80/100। ठीक है, ए क्यूब कैंसिल आउट, जी से जी कैंसिल आउट, तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल into 3.14 divided by 6 is equals to density of water into 0.8। तो जिसके चलते बच्चों यहां पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 6,8 जार, दैट इज 48, राइट? तो 48 डिवाइडेड बाय 3.14, 48 डिवाइड बाय 3.14 which will be approximately greater than 1, right? जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी, डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, और इसी चीज को बच्चों क्या कहते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो देखिए कितना मजेदार कॉन्सेप्ट है, और ये सब कुछ केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, बट कैसे फिजिक्स के अंदर आप इन चीजों का एप्लीकेशन ले सकते हो। तो बच्चों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये पूरा का पूरा वीडियो काफी समझ में आया होगा, काफी यूनिक कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर के आया हूं। तो अगर आप चाहते हो कि बच्चों ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट्स मैं ढूंढ करके आपके लिए लेकर के आऊं, तो बच्चों मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत रहती है, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। ठीक है, आपका जो प्यार है वो नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, आपका प्यार रुक जाएगा तो हमारी लाइफ लाइन रुक जाएगी, और ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो मैं ढूंढ करके नहीं ला पाऊंगा। सो ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, जिसके अंदर और अच्छी चीजें मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए बच्चा पार्टी, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।